जब जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक उसी तरीके से जब जब अन्याय होता है तो न्याय उसकी रक्षा करता है। जय श्री कृष्णा। मैं एडवोकेट मौसमी। मेरा जन्म बोध गया में हुआ है और मैं पली बड़ी माउंट आबू में हूँ। फिर उसके बाद निजी कारणवश हम लोग गुजरात में शिफ्ट हो चुके थे। मैं बहुत ही मध्यम वर्ग से हूँ, तो मैंने एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी किया है। जॉब के दरमियान मुझे अब्रॉड की एक टूर प्रदान की गई थी। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे इलनेस फील होने लगी और मुझे ब्रीथिंग में बहुत ही इशू आने लगे। तो मैंने यहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखाया। किसी ने बोला आपको टीबी है, किसी ने बोला आपको अस्थमा है। 3 महीने तक मैंने अस्थमा का पंप यूज़ किया, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। तब मैंने पहचान के एक डॉक्टर से अपोलो में डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बताया और मेरा सिटी स्कैन किया। उसके बाद बोला मौसमी, आपकी बीमारी आप जितना सोच रहे हो उतनी छोटी नहीं है। आपके सारे राइट लंग्स जो हैं इफेक्टेड हो चुके हैं, ब्लॉकेज है, और इसका एक ही इलाज है ऑपरेशन। जब तक आपके लेफ़्ट लंग्स इफेक्टेड नहीं होंगे तब तक ही आपकी लाइफ है। अगर आप आगे जीना चाहती हैं तो आपको ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। उसी दरमियान मेरे घर में मेरे बड़े भाई की शादी थी। बताना ठीक तो लगा नहीं, पर शारीरिक कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर ने खुद ही पापा को हर चीज़ बता दी। उसके बाद मैं बैंगलोर गई और मुझे बैंगलोर में नारायण हृदयालय डॉक्टर देवी सेट्टी, प्रोफेसर जॉर्ज चेरियन, जो कि मेरे सर्जन रह चुके हैं, मैं तहे दिल से उनकी आभारी हूँ और हमेशा ही आभारी रहूँगी, जिन्होंने मुझे दूसरा जन्म प्रदान किया। मैं अभी सर्जरी से उभरी ही थी और घर आई वापस। घर आने के बाद सब जने आए मिलने के लिए और उसी दौरान ये चर्चा शुरू हो गई घर में कि अब इसकी शादी कर देते हैं। मुझे माँ ने बोला कि शादी कर देते हैं, लेकिन मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मेरी कैपेसिटी और मुझे क्या करना था वो मुझे ही पता था। मैंने उस दरमियान ये सोच लिया कि मुझे आगे पढ़ना है। तब मैं MBA करने के लिए पुणे चली गई। पुणे मैंने 2 साल MBA करके वापस आई, लेकिन घर में वही चर्चा अभी तक चालू थी। तब मुझे ये लगा कि अब मुझे बोल देना चाहिए। मेरे माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा झटका था ये। 2012 से पहले की जो मौसमी थी और 2012 के बाद की जो मौसमी है, उसमें काफ़ी फ़र्क था। उसने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया था, उसने सामने बोलना सीख लिया था, क्या सही है क्या गलत है। माँ के हाँ में हाँ, बाप के हाँ में हाँ मिलाना सही है, हम उनका अनादर नहीं करते, लेकिन कब हर जगह वो सही है ऐसा भी तो नहीं है। तब मेरी माँ ने बोला कि अब तो तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारा MBA भी ख़त्म हो गया। मैंने बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ शादी के लिए, लेकिन एक ही शर्त है कि मैं जिससे भी शादी करूँगी, मैं फर्स्ट टाइम मिलूँगी तभी मैं अपनी फ़िज़िकल कंडीशन उससे बता देना चाहूँगी। मेरी माँ बोली कोई ज़रूरत नहीं है हरिश्चंद्र की बेटी बनने की, आप बाद में भी बता सकते हैं उन्हें। मैंने बोला नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहूँगी। अब ये सब होने के दरमियान ही जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तब उनको मैंने हर चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा नहीं, मैं अभी और खुद को टाइम देना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप टाइम लेना चाहती है बेशक ले। फिर मैंने मेरे पापा को ये चीज़ बताई कि ये बंदा है, मैं इसके साथ जुड़ना चाहती हूँ, और मैंने लव मैरिज करने का फ़ैसला किया। लव मैरिज कर तो ली, लेकिन हर चीज़ से हम दोनों अलग अलग थे, जाति अलग, पूरा कल्चर अलग, राज्य अलग। तो मुझे उनके घर जाना था तो मुझे हर चीज़ अडॉप्ट करनी थी। गुजराती रहन सहन, वो लोग प्रॉपर काठियावाड़ी हैं, गुजराती हर तरीके का, मतलब मैं नॉन गुजराती और मैंने गुजरात को अपनाया। हो गया, सब सेटल हो गया। फर्स्ट स्टैंड आया कि भाई सर्जरी से उभरे। फिर दूसरा चैलेंज आ गया, लव मैरिज किया। तो माँ बहुत ही नाराज़ थी, उन्होंने मुझसे 4-5 साल तक मुझे बुलाया नहीं और ना ही मतलब कोई खोज खबर ली। पापा आते जाते रहते थे, क्योंकि मैं मेरे पापा की बहुत लाडली थी। मेरे पापा ने मुझे कभी डरना सिखाया भी नहीं था, और भगवान की दया से हस्बैंड भी ऐसा ही है जो मुझे कभी डरने के लिए नहीं बोलते हैं। आप ये करना चाहते हैं, ठीक है आप करें। ये दरमियान मुझे जब मैं वापस से बैंगलोर रीचेकअप के लिए गई तो मुझे डॉक्टर ने 2 चीज़ें बताई। मौसमी जी, यस सर, आप 2 चीज़ ध्यान में रखिए, आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। दूसरा, आप जब तक जिएंगी 6 बजे की दवा मिस नहीं करेंगी। मेरी बीमारी का नाम मेडिकल लैंग्वेज में परमालोजी थॉम्बस है, और मुझे हर रोज़ 6 बजे वॉर-5 लेनी पड़ती है। अगर मैं वो ना लूँ तो वो जो मैं सर्जरी से गुजरी हूँ, शायद वो कहानी फिर से दोहरानी पड़े मुझे। तो उससे बचने के लिए मैंने ली। अब उसके बाद बात आई इन लॉस की। सेट भी हो गए, सब कुछ सीख लिया गुजराती हमने।
उसके बाद ये हुआ कि भाई प्रेग्नेंट तो होना नहीं था। मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पता थी पहले से, तो मुझे इतना था नहीं कि भाई मैं किसको, सास को मनाऊँ ससुर को मनाऊँ, ऐसा कुछ था नहीं मेरे लिए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक बेटी को गोद लेंगे और मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, LLB करना शुरू कर दिया। अभी तो जस्ट मैंने सोचा ही था कि हम एक बेटी गोद लेंगे और मेरा इस दरमियान LLB का कंप्लीट भी होने आ गया और जस्ट लास्ट सनद की एग्ज़ाम देनी थी और मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो मैंने अपने सर्जन को बताया कि सर मैं इस स्टेज पे हूँ, तो बोलते इज़ नॉट पॉसिबल, आप फिर से चेक करें। मैंने फिर से चेक किया तो पॉजिटिव था। फिर वो खुश तो हुए, बोले मौसमी इट्स अ मिरेकल। तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंगली कंसीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किया है तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो लिख के दे रहा हूँ आप उसे फॉलो करें। मैंने बोला ठीक है सर। मुझे 9 महीने तक कंटिन्यू इंजेक्शन लेना था हेल्दी बेबी लाने के लिए, कंटिन्यू, किसी दिन भी उसे ड्रॉप नहीं करना था। अगर मैं खाना नहीं खाती तो चल जाएगा, लेकिन इंजेक्शन ड्रॉप नहीं करना था। इन लॉज को सबको पता चला कि भाई मौसमी का ये है, तो सब खुशी हुए, लेकिन सबने एक जजमेंट फोरकास्टिंग करना शुरू कर दिया। आ तो नवरात्रि બહુ કરે છે અને છોકરી જ આવશે, ओके। फिर मुझे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो तीसरे दिन जब हम सब जने बैठे थे ना, तो मैंने बोल दिया कि मुझे छोकरा छोकरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़का आ रहा है लड़के, मुझे फ़र्क पड़ता है हेल्दी बेबी से, क्योंकि मैंने जो मेडिकली फेस किया है, मैं नहीं चाहती कि मैं आने वाले को वो गिफ्ट में दूँ, मैं उससे उसको दूर रखना चाहती हूँ। तो सभी जने चुप हो गए और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं तुमने कुछ गलत नहीं बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर टाइम आया डिलीवरी का। जब डिलीवरी का टाइम था तभी कोरोना स्टार्ट हो गया था हमारे इंडिया में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए एग्ज़ाम का टाइम आ गया कि डॉक्टर ने बोला कि अगर इसे इन्फेक्टेड, मतलब ये ऑलरेडी ओपन हार्ट सर्जरी से गई है और अगर इसको इन्फेक्शन लगता है तो इसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा, तो आप उस हिसाब से प्रिकॉशंस रखें। मेरी डिलीवरी हुई और उसके फर्स्ट टाइम जब मुझे, उसके बाद जब मैं होश में आई, तब मैंने डॉक्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा, बेबी कैसा है? तो उन्होंने मुझे हंस के बोला, बेन टेंशन नहीं लो, छोटा भीम आया है क्या, 4 किलो का हेल्दी बच्चा हुआ मुझे। तो मैं बहुत खुश हुई और फिर मतलब 6-7 दिन तक मैंने हॉस्पिटल में बिताया और इस तरीके से मैंने मदरहुड इंजॉय किया। उसके साथ साथ मैंने सनद की एग्ज़ाम भी क्रैक कर ली थी। मैंने गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब कोरोना का टाइम था तो ये फैसिलिटी थी कि हम जूम पे अटेंड कर सकते थे, इसलिए दोनों ही मदरहुड के साथ साथ में प्रोफेशनली भी मेरा चलता रहा। उसके बाद मैंने LLM भी कर लिया और अब मैं PhD कर रही हूँ। मैं अपनी स्टोरी से इतना समझ गई हूँ कि हर स्त्री को पानी की तरह का शेप रखना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तो ग्लास में सेटल हो जाए, जब ज़रूरत पड़े कटोरी में आ जाए, जब ज़रूरत पड़े थाली में आ जाए। पर हमें किसी से कंप्लेन नहीं करनी है, हमें खुद से ही खुद का उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेना है, क्योंकि मतलब हम जितना अच्छा सोल्यूशन खुद का निकाल सकते हैं शायद कोई और नहीं निकाल सकता। कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के चित्रकार खुद ही हैं, जैसे चाहे जो चाहे रंग भरे। और मेरे जो लाइफ में मैंने सीखा है वो 5 मतलब मंत्र हैं, मैं वो चाहती हूँ कि मैं हर स्त्री से वो शेयर करूँ, वो भी उससे मोटिवेशन ले खुद का और आगे बढ़े। पहला ये है कि किसी से भी उम्मीद मत रखो आप। अगर आपको उम्मीद करनी है ना तो सबसे पहले खुद को खुद से करो, उसके बाद ही किसी और से आप उम्मीद करें। दूसरा है कि तन से बीमार की तो दवा है, मन से बीमार की कोई दवा नहीं है। तो कृपया करके कोई भी मन से बीमार ना हो, उसकी कोई दवा नहीं है। आप ही खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, कोई और चाह के भी नहीं कर सकता अगर आप नहीं चाहती हैं तो। फिर ये है कि जैसा मेरा लव मैरिज के बाद का जो टाइम था, जो मेरी सिचुएशन थी, तो मैंने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाला है, फिर उसके बाद परिस्थितियों को अपने अनुरूप कर लिया है। तो ठीक उसी तरीके से तीसरा मंत्र ये है, या तो आप परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालें या आप खुद उसके साथ ढल जाएं। फिर ये है, चौथा मूल मंत्र है मेरा कि भाई जिस तरीके से हंसना ज़रूरी है ना, उसी तरीके से रोना भी ज़रूरी है। बेशक रो के अपना मन हल्का करे, लेकिन उसी के सामने रोए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाए। ऐसा नहीं कि जो आपको डीमोटिवेट, अरे रोतड़ी छे, ऐसा नहीं करे आप। पांचवा ये है कि आपने जब भी
कोई रिस्पेक्ट अगर आप खुद के लिए चाह रहे हो तो सामने वाले से वही करो, तो वो कहीं ना कहीं कर्मा रिवर्स आएगा हमारे पास। मैं एक छोटी सी एक शायरी बोलना चाहूँगी, शायरी तो नहीं पर शब्द है। संघर्ष उन्हीं को मिलता है, संघर्ष उन्हीं को मिलता है, संघर्ष उन्हीं को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। हर किसी को संघर्ष नहीं चुनता है। अगर मुझे चुना गया ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, क्रिटिकल मदरहुड टाइम के लिए, तो मैं रेडी थी, मैं कैपेबल थी, शायद इसीलिए चुना गया। एक और चीज़ है कि नदी की नादानी थी कि समंदर को दिल दे बैठी, नदी की नादानी थी कि समंदर को दिल दे बैठी, मिली समंदर का खारापन, मिला उसे समंदर का खारापन और उसमें अपनी मिठास को खो बैठी। तो स्त्री का जीवन कहीं ना कहीं दूसरों के लिए समर्पित होता है और होता ही रहेगा, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पहचान बनाना तो ज़रूरी है। तो हर स्त्रियों के लिए मेरे तरफ से एक यही चीज़ रहेगी कि आप खुद से खुद की लड़ाई को कभी ना छोड़ें। आपको अगर थोड़ा सा रोना पड़े, बोलना पड़े तो बोलिए, क्योंकि स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। कभी कभी ज़्यादा चुप्पी भी हमारे लिए नुकसानदायी हो जाती है। धन्यवाद।